हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पार्ट नंबर 4 नन्हा फनकार के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह है पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसी चैप्टर को शब्दार्थ के साथ और पिक्चर्स के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न 1, केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? उत्तर, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। ये बात कुछ ऐसे भाव में कही गई है जैसे हमारे घर का कोई इंसान अगर घर के बाहर गया है और जब वो वापस आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि अच्छा तुम आ गए। हमें तो दिख रहा है कि वो आ गया है, लेकिन फिर भी हम उससे ऐसा कहते हैं। ये बात करने का ढंग होता है। वैसे ही बादशाह अकबर ने केशव से इसी तरीके के ढंग में बात करनी चाहिए थी और इसी कारण उन्होंने केशव से ये वाली सेंटेंस कही थी। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो घंटियों का चित्र और कड़ियों के चित्र हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देखा है। आप उन पिक्चर्स को देख के अपने नोटबुक में उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आती है? इमारत मीन्स बिल्डिंग। कोई और बिल्डिंग याद आती है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर भी चिपकाओ। तो जैसे कि हमने आगरा के ताजमहल के बारे में डिस्कस किया था, इसमें भी मार्बल पत्थर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके बाद दिल्ली का लाल किला, ये भी बहुत फेमस है, आपको ज़रूर पता होगा, रेड फोर्ट। यहाँ पे भी रेड स्टोन्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। उसके अलावा मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। इस टेम्पल में पत्थरों को काट काट के उन्हें तराश के बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इन 3 चीज़ों का एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और तस्वीर चिपका सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। उसके बाद है प्रश्न आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। गुजरात जो स्टेट है दैट इज़ ऑन द वेस्ट साइड और आगरा उत्तर प्रदेश में है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमने इंडिया के मैप के ज़रिए अपने पार्ट 1 वीडियो में आपको अच्छे से दिखाया था। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ और साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर यहाँ बस गए हों। तो बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसे करने के क्या कारण होते हैं। बस जाने का मतलब है कि सेटल हो जाना, वहीं पे घर खरीद के वहीं पे रह जाना, तो उसे कहते हैं सेटल हो जाना या फिर बस जाना। तो गुजरात से आकर भी केशव के मम्मी पापा आगरा में सेटल हो गए थे, यानी कि वो गुजरात में वापस नहीं गए थे। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस चीज़ को हमने अपने EVS के टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 4th में पढ़ा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर सेटलिंग इन अनदर स्टेट और अनदर प्लेस? तो लोग रोजगार के लिए यानी कि नौकरी की तलाश में, जैसे गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं नौकरी पाने के लिए, व्यापार यानी कि बिजनेस को बढ़ाना, अगर कोई चाहता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अगर पापा की ट्रांसफ़र हो जाए, ऑफिशियल ट्रांसफ़र, तो भी लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते हैं। अधिक सुविधाएं पाने के लिए, जैसे विलेजेस से ज़्यादा सुविधाएं टाउन्स में मिलती है, टाउन से ज़्यादा सुविधाएं मेट्रो सिटीज़ में मिलती हैं, और अगर सिटी में किसी को नौकरी मिल जाए तो अधिक सुविधा के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए लोग एक नई जगह पे आके बस जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी, यानी कि पहरेदार ने जो बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया था केशव और बादशाह राजा के बातचीत में, वो दखलंदाजी अकबर जी को अच्छी नहीं लगी। तो आपको बताना है कि ऐसी दखलंदाजी अकबर को अच्छी क्यों नहीं लगी। उत्तर, अकबर एक नेक दिल राजा थे, वो बहुत अच्छे राजा थे। वो सबसे मिलते जुलते थे, समय समय पर सबकी सहायता करते थे या फिर बातचीत करने के लिए लोगों से मिलते रहते थे। तो वैसे ही वो एक दिन केशव से मिलने गए थे। तो एक दिन वो पत्थरों को तराशने वाले लोगों से मिलने गए थे और उन्हें केशव मिला था। पहरेदार के आने से केशव और बादशाह अकबर की बातचीत में बाधा आ गई थी। इसी कारण पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। प्रश्न 4,
लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर या फिर प्रतिष्ठित आदमी से है, बहुत ही फेमस आदमी से है। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आँखें, यानी कि खरगोश जैसी डरी डरी आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए, उनसे कंपैरिजन करते हुए हम और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ और उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, हम बोलते हैं शेर जैसी दहाड़, मतलब कोई इंसान इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, मानो उसकी शेर जैसी दहाड़ हो। किसी की आवाज़ अगर बहुत प्यारी है, बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गा रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी है, कोयल जैसी आवाज़। वैसे ही हाथी जैसी चाल, एकदम मस्त होके बिना आजू बाजू देखे हुए अगर कोई चलता है, हम बोलेंगे कि हाथी जैसे चल रहा है। वैसे ही हिरन जैसी सुंदर सुंदर आँखें, लोमड़ी जैसा चालाक अगर कोई है तो हम बोलेंगे लोमड़ी जैसा चालाक है वो। कुत्ते जैसी नाक, यानी कि अगर दूर से कोई किसी भी चीज़ को सूंघ के बता दे कि अरे आज तो मम्मी मसालेदार कड़ी पकौड़ा बना रही है, तो सूंघ के ही जो बता दे तो हम बोलेंगे कि उसकी नाक एकदम कुत्ते जैसी है, क्योंकि डॉगीज़ की सुपर सेंस ऑफ स्मेल होती है, इन्हें बहुत दूर से स्मेल आ जाती है, तो इसलिए हम तुलना करते हुए बोलते हैं कि इसकी नाक एकदम कुत्ते जैसी तेज़ है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो हम एनिमल्स के सुपर सेंसेस के साथ तुलना करते हैं। क्वेश्चन 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? उत्तर, केशव ने बादशाह अकबर को संदेह भरी नज़रों से इसीलिए देखा क्योंकि अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने केशव जैसे बच्चे से पत्थर तराशना सीखने की इच्छा रखी तो केशव को बहुत हैरानी हुई। उसका मन नहीं मान रहा था कि केशव का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे। ये आंसर मैंने आपको समझाने के लिए बहुत लंबा लिखा है, अगर आप चाहें तो इस आंसर को छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से लिखकर। जब केशव जैसे बच्चे से पत्थर तराशने की इच्छा बादशाह अकबर ने रखी तो केशव को बहुत हैरानी हुई। उसके बाद है प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? यानी कि पढ़ाई छोड़कर काम में लग जाना, क्या ये ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम में जुड़ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। और इसीलिए आज के टाइम में हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, शायद आपने भी अपने 4th स्टैंडर्ड में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि छोटे बच्चों से काम बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई उनका अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए, उसी से उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी रूप से हो पाता है। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, मतलब कि जब बादशाह अकबर उससे अलविदा कहकर चले गए थे तो केशव मस्ती में बार बार सबको सुना रहा था कि मेरे से कौन मिलने आया है और हमने क्या क्या बातें कही। तो आपको ये कल्पना करके लिखना है कि केशव सबसे क्या कहता होगा। उत्तर, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। केशव ज़रूर बाकी के संगतराशों के साथ ये सब बातें बोल रहा होगा। अगला प्रश्न, शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न क, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। औजार यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो बढ़ईगिरी क्या होता है? बढ़ई होता है कारपेंटर और बढ़ईगिरी होता है कारपेंटरी, जिसमें लोग लकड़ी से संबंधित काम करते हैं। वुडन फर्नीचर्स, वुड से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं, जैसे वुडन डोर, वुडन सोफ़ा, लकड़ी का दरवाज़ा इत्यादि। और मिस्त्री क्या होता है? मिस्त्री होता है मेजन, जो
घर बनाते हैं, ईंटों को और सीमेंट को जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं। तो इन दोनों कामों में अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इन दोनों कामों से रिलेटेड है, तो आप उनके पास जाइए और वो जो औजार यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं, उनके नाम पता करके आपको लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में बढ़ई कहा जाता है, वो किन किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं लकड़ी या फिर दीवार में कील यानी कि नेल्स ठोकने के लिए। जमूर का इस्तेमाल करते हैं कील को उखाड़ने के लिए। गलती से उन्होंने कहीं गलत जगह पे कील डाल दिया तो उस कील को वहाँ से उखाड़ने के लिए वो जमूर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आरी मतलब एक्स, लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। पेचकस होता है पेच कसने के लिए या फिर निकालने के लिए, जिसे इंग्लिश में आप स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। उसके बाद बर्मा, छेद करने के लिए यानी कि ड्रिल मशीन। लास्ट में है रंदा, लकड़ी में घिसाई करने के लिए, यानी कि लकड़ी तो थोड़ी रफ होती है, आपने देखा होगा, इसको स्मूथ करने के लिए, जिससे कि वो हाथ में हमारे ना चुभे, उसे स्मूथ करने के लिए रंदा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वाला प्रश्न है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। क्रिया मतलब डूइंग वर्ड्स, जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं। कट करना यानी कि काटना। तो नीचे लिखी जो संज्ञाएं हैं वो किन क्रियाओं से बनी है, आपको उन संज्ञाओं का अर्थ समझाना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले है चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। अब इन चीज़ों को मैंने टेबल में लिख लिया है। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है चुनाव, ये चुनाव शब्द आया है चुनना क्रिया से, यानी कि हम किसी को चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आज कक्षा मॉनिटर का चुनाव है, यानी कि सभी बच्चे कक्षा मॉनिटर को चुनने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद है पड़ाव मतलब पढ़ना, कहीं पे स्टॉप करना, कहीं जाते जाते बीच में ही कहीं पे स्टॉप करना। एग्जाम्पल, आज यही पड़ाव डाल लेते हैं। मान लीजिए आप 5 डेज़ के ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और जाते जाते पहले वाले दिन शाम हो गई है, तो सर क्या बोलेंगे, आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, टेंट लगाते हैं और रेस्ट करते हैं, यानी कि हम वहीं पे पड़ाव डाल रहे हैं, आज यहीं पे पड़ाव डाल लेते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। तीसरा है बहाव शब्द आया है बहना से। बहना मतलब फ्लो करना, जैसे नदी फ्लो करती है, तो फ्लो करना क्योंकि एक काम हो रहा है वो क्रिया है। और इसका वाक्य कैसा होगा, गंगा का बहाव बहुत तेज़ है, यानी कि गंगा का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है, अगर कोई बिना प्रोटेक्शन के जाएगा तो पानी के फ्लो में बह जाएगा। लास्ट वाला है लगाव यानी कि लगना, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड होना, अफेक्शन होना, वो है क्रिया। अब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, लता को अपने किताबों से बहुत लगाव है, यानी कि लता अपने किताबों से बहुत प्यार करती है, उसे कभी भी किताबों से वो अलग नहीं होती है, उससे बहुत लगाव है। एक और सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि माँ को अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है, यानी कि वो उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती है, वो है लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाना मतलब धीमी धीमी आवाज़ में अपने आप से ही कुछ बोलना। अब बोलने से संबंधित कुछ और वर्ड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, यानी कि बुदबुदाने में और फुसफुसाने में, बड़बड़ाने में और भुनभुनाने में क्या अंतर है, आपको वाक्य बनाकर उस डिफरेंस को, अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला है फुसफुसाना, यानी कि धीरे से किसी और के कानों में कुछ बोलना। इंग्लिश में हम विस्परिंग बोलते हैं, जैसे मैंने तुमसे एक सीक्रेट कहूँगी, ये ना किसी को मत बोलना। ये है हल्के से फुसफुसाना, मैंने आपको विस्पर करके कुछ बात बताई है। एग्जाम्पल, लता ने मीना के कान में कुछ फुसफुसाया। लता ने मीना से जो बात बोली वो सिर्फ मीना ने ही सुनी, हमको सुनाई नहीं दी, तो वो हुआ फुसफुसाना। उसके बाद है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना क्या होता है, किसी बात को अपने आप से ही बार बार बोलना। एग्जाम्पल, वह बहुत ही बड़बड़ाता है, यानी कि अपने आप से ही बोलता रहता है। टू मटर, ये वाला वर्ड आपने आपके इंग्लिश के फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर में भी पढ़ा है। टू मटर यानी कि अपने आप में ही धीरे धीरे बड़बड़ बड़बड़ करके कुछ बोलना ताकि कोई और उसे ना सुन पाए। तो इन दोनों में अंतर तो पता चल गया। बड़बड़ाना यानी कि अपने आप को ही धीरे धीरे आवाज़ में कुछ बोलना,
फुसफुसाना मतलब किसी और को धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना। भुनभुनाना क्या होता है? गुस्से में कुछ बोलना, गुस्से में धीरे धीरे बोलना। एग्जाम्पल, भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। टू ग्रम्बल, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आया, मान लीजिए एक बच्चे ने आपकी टॉफ़ी ले ली आपसे बिना पूछे, तो आप उसे ना डांट पा रहे हो ना मार पा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? अपने आप से ही क्या बोलेंगे? पता नहीं कहाँ से आ गया है, मेरी चॉकलेट ले ली, मुझे पूछा भी नहीं। तो वो हुआ गुस्से में धीरे धीरे से अपने आप से ही कुछ बोलना, वो होता है भुनभुनाना। लास्ट क्वेश्चन, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। क्या आप बता सकते हैं कि महल के पहरेदार ने केशव से यह क्यों कहा? पहरेदार ने केशव से इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था कि वो कितना वफादार है बादशाह अकबर के प्रति, क्योंकि वो सोचता था बादशाह अकबर बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, मैं तो इन्हें सलाम कर ही रहा हूँ, लेकिन बाकी जो लोग नहीं कर रहे उन्हें भी करना चाहिए, तो इसीलिए रेस्पेक्ट दिखाना सबकी ड्यूटी है। तो केशव तुम भी खड़े हो जाओ और बादशाह अकबर को झुककर सलाम करो। दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या फिर डाउट रह गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ एक कहानी जैसे अच्छे से समझाया है। हम मिलेंगे आपके अगले चैप्टर पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.